आज मैंने प्रेस वार्ता करने का निर्णय लिया है और आप सभी को विदित है कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी तथा प्रदेश में सर्वाधिक मत प्रतिशत से मैं विजय हुई। इन लोगों को उसी दिन से किरकिरी है और तभी से उस समय से ही ये रंजिश रखते हैं और समय समय पर हमारी छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचते रहते हैं, वह दुष्प्रचार करते रहते हैं। इस पर मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ और मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इनको शायद लगता है कि मैं बहुत शांत हूँ, वो मेरे संस्कार हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यमों से बताना चाहती हूँ कि मेरे संस्कार मुझे कहीं कमज़ोर नहीं करते हैं। अगर जरूरत पड़ जहाँ भी मेरे क्षेत्र हित में अगर जो काम नहीं हो रहे होंगे तो उसके आड़े मेरे संस्कार कभी नहीं आएंगे और ना मेरे संस्कार मुझे कभी कमज़ोर करते हैं। अभी हमने 2 टेंडर आमंत्रित किए थे जो कि ई टेंडर थे। उसमें एक टेंडर था कूड़ा घर में सुरक्षा दीवार व आरसीसी कार्य हेतु कुल 13 निविदा दाताओं के द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया, जिसमें से 8 निविदा दाताओं के द्वारा तकनीकी वित्त कार्यालय में जमा की गई, जिसमें से 2 निविदा दाता तकनीकी वित्त में सफल हुए। दूसरी थी शीशम झाड़ी, जबकि इन्होंने एक ही मुद्दा उठाया, लेकिन ये 2 व्यक्ति दो टेंडर थे। ये शीशम झाड़ी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य हेतु कुल 13 निविदा दाताओं के द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया, जिसमें से 9 निविदा दाताओं के द्वारा तकनीकी वित्त कार्यालय में जमा की गई, जिसमें से 2 निविदा दाता तकनीकी वित्त में सफल हुए थे। अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार प्रथम बार में यदि केवल एक ही निविदा दाता तकनीकी वित्त में सफल हो तो दोबारा निविदा आमंत्रित की जाए। यदि एक से ज्यादा निविदा दाता तकनीकी वित्त में सफल होते हैं तो वित्तीय वित्त खोली जा सकती है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर वित्तीय अनियमितता हमें किसी भी टेंडर में लगती है तो उसको एक निविदा समिति की जो अध्यक्ष होती हैं टेंडर निविदा समिति के, वो उसमें अपने विवेक के अनुसार उसको कैंसिल करने की उनको वो अपना वो प्रयोग कर सकती हैं कि वो उसको कैंसिल भी कर सकती हैं। और वो हमने जो हमारी निविदा सूचना निकलती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा भी रहता है, उसका परिमाण भी मैं आपको दे दूंगी। और दूसरा, यदि आपके द्वारा इनके द्वारा मेरे पे आरोप लगाया गया कि कार्य को अपने खास लोगों को देने हेतु 2 विडों में निविदा को खोला गया। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वित्तीय वित्त खोले जाने के उपरांत कूड़ा घर में सुरक्षा दीवार व आरसीसी निर्माण कार्य की निविदा 19% कम प्राप्त हुई, जिसके लिए 15,48,000 रुपये परफॉर्मेंस धनराशि जमा करवाई जा रही है। वह शीशम झाड़ी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य 18% 2% कम पर प्राप्त हुई, जिसके लिए 6,39,000 की परफॉर्मेंस धनराशि जमा करवाई जा रही है। इसके बाद भी आप लोग कहेंगे कि ये टेंडर फिक्स थे, या मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि इसके बाद 19% या 18% डाउन गए हैं, उसके बाद 18% ठेकेदार को जीएसटी देनी होती है, उसके बाद 11 लाख वो मुझे देता है, तो वो काम क्यों कर रहा है? मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि वो बंदा काम क्यों, क्या वो इन्हीं लोगों का कोई बंदा तो नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इसके पीछे भी क्या है, मुझे समझ नहीं आया कि इतने लॉस में कोई काम कर रहा है। क्योंकि हर कोई जो भी अपने लिए रोजगार करता है, ठेकेदारी करता है, कोई भी काम तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए करता है, ना कि अपने आप को हानि कराने के लिए वो कोई कार्य करता है। पूर्व में भी कारण बताए कई बार ई निविदा और निविदाएं बिना कारण बताए निरस्त की जा चुकी हैं। मैं कोई उन पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि उनको भी उनका भी विवेक था, उनको भी कुछ लगा होगा तो उन्होंने कैंसिल किया। तो लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने अपने विवेक को लेकर किसी टेंडर को, वो उसमें संशय बना हुआ था कि उसमें जो हमारी फाइनेंशियल विड है वो बहुत लो है, उस आशंका के चलते मैंने उसको कैंसिल किया था। और पहले भी कई टेंडर निरस्त हुए हैं, लेकिन तब ये स्वघोषित समाज सेवी है, तब ये कहाँ थे? तब इनको क्या पीड़ा नहीं थी उन युवाओं की जो इनके साथ परसों आए थे? और
निविदा निरस्त करने स्वीकार करने का अध्यक्ष निविदा समिति को निहित होता है। यह स्पष्ट रूप से निविदा सूचना में लिखा रहता है। जैसे कि मैं आपको पूर्व में इस निकाय के द्वारा पार्किंग हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। जो पहले जब इन लोगों ने नारेबाजी की थी तब उसमें कुंभ मेला पार्किंग को नीलामी मूल्य कम होने के आशंका के चलते निकाय को राजस्व हानि होने के कारण इसे निरस्त किया गया था। निरस्त करने के उपरांत इस निकाय के द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित की गई, जिसके उपरांत एबी एसोसिएशन के द्वारा उक्त टेंडर के निरस्तीकरण हेतु मान्य उच्च न्यायालय की शरण ली गई। मैं अगर गलत थी तो जिसके उपरांत मान्य न्यायालय द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु आदेश पारित किया। पुनः निविदा आमंत्रित होने के उपरांत भी एबी एसोसिएशन के द्वारा पुनः निविदा में प्रतिभाग किया गया। एक तरफ जो माननीय न्यायालय में गए वह दूसरी तरफ पुनः निविदा आमंत्रित निविदा में भी प्रतिभाग किया, जो कि माननीय न्यायालय की अवमानना प्रतीत होती है। पुनः निविदा आमंत्रित करने के उपरांत प्राप्त निविदा पहले से बहुत अधिक धनराशि में प्राप्त हुई, जिसका फायदा निकाय को हुआ, जिसका असर निकाय को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान पर भी पड़ा। वह राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान में 50 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। और आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट में इस फाइल को लेके जो भी अधिकारी आए थे वो मेरे को पर्सनली मिलने आए और उन्होंने बोला कि आपका जो निर्णय था ये बहुत कम लोगों में साहस होता है, ये बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय था आपका। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो नियम बने हैं, न्यायालय है, मैं सब लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन जो स्वघोषित समाज सेवी हैं और दोनों टाइम जब भी प्रदर्शन हुआ है ये सेम ही लोग थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ठेकेदार जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है उसमें था। ये लोग दूसरों के कंधों पर हमेशा बंदूक रख के चलाते हैं, क्योंकि ये ठेकेदारी तो यहाँ से करते हैं लेकिन अपने आप ही यहाँ पे इनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कौन सा ऐसा ठेकेदार था? आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि जब कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उनका खंडन करने का भी, और मतलब हो सकता है कि आप लोगों की नजरों में भी लग रहा होगा कि क्या पता ऐसा हुआ हो, तो आप लोगों को भी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ 70 ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं, आप उनका 1 बाय 1 आप लोग उनसे पूछें कि कौन से ठेकेदार से मैंने कभी बात की है या कभी मैंने कोई उनसे ऐसे कमीशन की कोई बात करी है। और अगर मैं कहना चाहती हूँ कि यदि मेरे ऊपर कोई ठेकेदार आरोप लगाता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अन्यथा जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं उन आरोपों के चलते जो वो स्वघोषित समाज सेवी हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि या तो वो साक्ष्य लेकर सामने आए, और अगर वो साक्ष्य नहीं जुटा पाते हैं तो वो सार्वजनिक माफी मांगे। जैसे जिन चैनलों को उन्होंने ये बताया है कि मैंने 11 लाख का कमीशन लिया है, उसी के चलते वो उन्हीं चैनलों से माफी मांगे, वरना मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और मैं उन पर मानहानि का दावा करने जा रही हूँ। और आप कहेंगे कि जो उनके साथ एक दूसरे बड़े समाज सेवी थे, उनका ये मतलब ये इनका क्या है कि पहले से ही एक गैंग बना हुआ है, जो कि कुछ लोग इनके पर्दे के पीछे भी हैं और कुछ लोग ये पर्दे के आगे हैं। तो इनके कुछ पिछले कार्यकाल हो या कहीं भी इनके काम खुद भ्रष्टाचारी रहे हैं और उन्हीं कामों को ये चाहते हैं कि मैं उनको भी ऐसे ही आगे करती रहूं, जिनके लिए कि मैंने मना किया है। ये इनके खुद के नाम पे है या इनके दोस्त के नाम पे एक टेंडर इनका पिछले कार्यकाल में हुआ है, जो कि जो हमारे निर्माण के जो टेक्निकल होते हैं वो जे होते हैं, और जे ने अपनी रिपोर्ट लगा के दी है कि वो जो बिल्डिंग बन रही थी, वो जो जिस मटेरियल से वो बिल्डिंग बन रही थी वो कोई दूसरा मटेरियल था, और जिसकी टेस्टिंग हुई है वो कोई दूसरा मटेरियल था। अब ये चाहते हैं कि मैं उसको यहाँ पे मैं अपना विवेक और अपना उसका प्रयोग करके
मैं इसको पास करूं। और इन्हीं कारणों से इन्होंने एक रंजिश रखी हुई है कि या तो आप ये भ्रष्टाचारी काम को बढ़ावा दें, इन कामों को आप करें, और अन्यथा हम लोग आपके खिलाफ ये तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्रवासी सब समझते हैं, कोई ऐसा अछूता नहीं है कि जो इनके व्यक्तित्व से परिचित नहीं होगा कि इनका व्यक्तित्व कैसा है और हमारा व्यक्तित्व कैसा है। रही बात दूसरी कि इन लोगों ने ये भी कहा है कि अपने रिश्तेदारों को मैंने टेंडर दिए हैं या अपने कार्य, और हर कोई चाहता है कि हमारे लोग काम करें। ये एक सच्चाई है और आप भी चाहते होंगे और मैं भी चाहती होंगी। लेकिन जितने भी टेंडर हुए हमारे, इससे पहले भी जो टेंडर हुए तो सारे ओपन हुए थे, और जो अभी हमने 12 ऑफलाइन टेंडर भी किए थे। मुझे आज तक ये पता भी नहीं है कि वो टेंडर किसको गए हैं। और जो पिछले 5 टेंडरों के जो इन्होंने पिछला भी जब इन्होंने आरोप लगाया था, तो उसमें एक टेंडर मुझे लगता है कि इनका खुद का है, हिमालयन गंगा, शायद अनुराग कोयाल जी हैं, वो मेरे रिश्तेदार, मैं हर परिवार को यहाँ अपना रिश्तेदार मानती हूँ और वो है भी। मेरे से कोई परिवार यहाँ अछूता नहीं है, सब मेरे भाई बहन हैं और रिश्तेदार हैं। लेकिन ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है जिन्होंने कि इनका बोलना था कि जिन्होंने नगर पालिका में इनके लिए काम किया है, तो एक तो ये खुद है, दूसरे में है SR एसोसिएट्स कुंभ पार्किंग में, जानकी सेतु वाली जो पार्किंग है कुंभ पार्किंग, उसमें है SR एसोसिएट्स। इनके बारे में आप पता कर सकते हैं कि ये बीजेपी के कट्टर सपोर्टर रहे हैं और इन्होंने ओपन बीजेपी कैंडिडेट के लिए काम किया है। तीसरी गई पुट्टी माता पार्किंग, राम सिंह भंडारी जी, जिनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय भी नहीं है और उन्होंने भी मेरे कोई वो कार्यकर्ता भी नहीं रहे हैं और न उन्होंने हमारे लिए काम किया है। चौथा है अनन्या कंस्ट्रक्शन, ये भी शायद अनुराग पयाल जी का है या किसी और का है, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि किसका है। तो उन्होंने भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम किया था, शायद बाबू कंडारी शायद हो सकते हैं, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ओपन काम किया था। चौथा तय बाजारी, मंजू सोनी जी को मैं कभी जान ही नहीं है कि मंजू सोनी जी कौन है। तो ये इनके आरोप हैं जो सारे मिथ्य हैं कि मेरे, और रिश्तेदारी की बात, भाईबंदी की बात रही तो पूरा क्षेत्रवासी मेरा रिश्तेदार है और भाईबंद है। इनकी जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इस समाज को ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। और आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरीके की कवरिंग कभी अपनी न्यूज चैनलों के माध्यम से करते हैं तो आप सिर्फ अपने माइक को 1-2 लोगों तक सीमित न रखें। जो युवा थे, क्या आपने उन लोगों से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब पिछली बार जो युवा आया था वो इस बार नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने उन युवाओं को यहाँ पर फोन कर करके बुलाया था तो उन युवाओं को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में हम करने क्या जा रहे हैं। और बहुत सारे युवाओं ने बाद में हमें बताया कि हमें पता ही नहीं था कि हमें वहाँ क्यों बुलाया गया था। क्या वो युवा भी ऐसे ही छले हुए थे? क्या उनको टेंडर का टी पता है? कि मुझे तो लगता नहीं कि वो रजिस्टर्ड ठेकेदार थे यहाँ के, या फिर उन बच्चों की ऐसी उम्र थी कि वो, मुझे लगता है कि कॉलेज के या स्कूल के वो स्टूडेंट रहे होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि उन बच्चों को टेंडर का टी भी अभी पता है। तो मैं आप लोगों से भी, आप भी क्योंकि हमारे राष्ट्र के चौथे स्तंभ है, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आपकी नजर उन युवाओं पर भी जरूर जाए कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। क्योंकि किसी को नेतागिरी करनी है, लेकिन उन युवाओं को न तो नेतागिरी करनी है न ठेकेदारी करनी है। वो युवा अभी पढ़ रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि वो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। पिछली बारी कई टेंडर निरस्त हुए हैं, उनकी भी हमारे पास लिस्ट है। और आरोप इन्होंने जो 11 लाख रुपए का आरोप लगाया है इन्होंने, वो मैंने आपको बता दिया कि या तो ये सार्वजनिक माफी मांगेंगे या ये फिर मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और न्यायालय के लिए तैयार है। नहीं तो पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात को रखें कि मैंने किस ठेकेदार से मैंने 11 लाख रुपए लेने का काम किया। क्योंकि ये इन्होंने इसलिए चलाया है, उसके ऊपर भी मैं इनकी दूषित मानसिकता को समझ रही हूँ। क्योंकि मेला कराने का जो एक प्रकरण शुरू हुआ था कि मेला कराना है, तो हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव विचारधारा के लोग रहे हैं और मैंने अपने सौभाग्य माना कि मैं इस क्षेत्र के की जो प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच मिलेगा। हमने निर्णय लिया कि हम
एक मेला कराएंगे जो हमेशा ही होता आया, आज कोई पहली बार नहीं है। लेकिन पहली बार एक चीज अलग जरूर हुई है कि उस मेले के लिए हमें पूर्णानंद ग्राउंड की परमिशन नहीं मिली है, और उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने वो मेला बहुत अच्छा संपन्न कराया, जो कि इनकी किरकिरी बनी हुई थी। अगर ये सच में समाज सेवी हैं तो इनको बढ़ चढ़कर उसमें पार्ट लेना चाहिए था, क्योंकि वो मेरे बेटे की शादी नहीं थी, वो एक समाज हित का कार्य था जिसमें सब सामाजिक लोगों को आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था। और इन्होंने कहा कि 11 लाख रुपए मैंने मेले के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और भगवान से माफी मांगती हूँ उस चीज के लिए बोलने के लिए कि हमने इससे बड़े बड़े सामाजिक आयोजन किए हैं, और कोई बता दे कि हमने 1 रुपया भी कभी चंदा लिया हो तो। नीलम हिमांशु बिजवान अपने आप में काफी है मेले कराने के लिए। ये कोई हमारे लिए पहला मेला नहीं था, हम कई सामाजिक कार्य ऐसे करा चुके हैं। और अगर कोई बता दे, कोई आरोप लगा दे कि हमने कभी किसी से चंदा लिया है, हमने हमेशा चंदा लेने का नहीं देने का काम किया है। भगवान ने हमें उस लायक बनाया है, मैं भगवान से इस बात के लिए माफी भी मांगती हूँ। लेकिन और दूसरी चीज, जो ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके भी काम सिद्ध हुए होंगे इससे पहले। और मैं चाहती तो जब ये न्यायालय की शरण जब इन्होंने ली थी, और ये न्यायालय जब इन्होंने फिर उसी कंपनी से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो मैं उस टाइम भी इन पर केस कर सकती थी। लेकिन मैं एक महिला हूँ, और महिला होने के नाते बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि सच में हमारे एक इंसान होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, माँ भी होते हैं, पिताजी भी होते हैं, हमारे सगे संबंधी भी होते हैं। तो शायद मैंने थोड़ा उस पार्ट से सोचा और मैंने इनको छोड़ दिया। लेकिन अब मैंने निर्णय लिया है कि जो जैसा है उसको जवाब उसी रूप में देने का मैं काम करूंगी। नीलम बिजवान कमजोर न थी, न है, न रहेगी। और दूसरी चीज, मुझे लगता है कि इनकी जो विकृत मानसिकता है वो ये भी नहीं बचा पा रहे कि जब से नगर पालिका परिषद, जब पंचायत भी रहा हो, नगर पंचायत भी थी या नगर पालिका बनी हो, तब से कोई महिला प्रत्याशी यहाँ अध्यक्ष बनकर पहली बार आ रही है। तो शायद इनकी ये भी किरकिरी है। और मेरे सुनने में तो ये भी आया था कि इन्होंने टारगेट लिया था कि 6 महीने से ज्यादा हम नीलम बिजवान को वहां पर नहीं बैठने देंगे। और छोटी सी ये छोटा सा हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी चीजें आपस में होती है एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे के पास आ ही जाती हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि नीलम हिमांशु बिजवान न कमजोर थे, न है, न रहेंगे। और जब इन्होंने हम पे इतने बड़े आरोप लगाए हैं, तो अब हम जवाब इनकी भाषा में ही इनको देने को तैयार हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सकारात्मक सोच के लोग हैं, बहुत संस्कारी लोग हैं। हमारा काम सिर्फ पॉजिटिवता की तरफ ही रहता है। लेकिन ये मुझे इस चीज का भी मैं समझती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि उलझे रहे, काम ना हो पाए, और इनको फिर फेसबुक में डालने के। फेसबुक में काम नहीं होते, धरातल पर आइए, धरातल पर काम करें। और मैं हमेशा अपने क्षेत्रवासियों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप आइए और हम सब मिलकर काम करेंगे। क्योंकि मैंने निर्णय लिया था जिस दिन मैं अध्यक्ष बनी, मेरा न कोई पक्ष है न विपक्ष है, मेरे सारी जनता समान है और मैं समानता से काम करूंगी। और आज तक जितने भी टेंडर मेरे कार्यकाल में हुए हैं सब नियमानुसार हुए हैं। बाकी ये लोग स्वतंत्र हैं, ये कोर्ट गए भी थे और आगे भी ये जा सकते हैं। बाकी मैं आपको बोलूँ कि ये जो कई इन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता भी रखे हैं, जो रोज के आरटीआई